सो हेलो दोस्तों। जैसे कि अभी तक हमने चैप्टर कंप्लीट किया जो कि हमारा फ्रेंच रेवोल्यूशन था। हमने अभी तक पढ़ा कि किस तरीके से फ्रेंच रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई और किस तरीके से लुई द 16 जब राजा बना, ठीक है, तो उस टाइम पे जो ट्रेजरी थी फ्रेंच फ्रेंच कंट्री की, वो पूरी तरीके से खाली थी बिकॉज उन्होंने अपना सारा पैसा वॉर में खर्च कर दिया व्हेन दे आर हेल्पिंग द अमेरिकन इन फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश। ऑल्सो जो एक्स्ट्रा वेगेंट कोर्ट था वर्सैली का, जो कि जहाँ पे लुई XVI रहता था, उसकी मेंटेनेंस के अंदर ही बहुत ज्यादा पैसा लगता था। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता था कि सारा पैसा जो है उसमें लग जा रहा था, इस वजह से ट्रेजरी जो है बिल्कुल खाली हो गई थी। तो पैसे वापस लाने के लिए लुई XVI ने टैक्सेस को इंक्रीज कर दिया, बट बिकॉज ऑफ द डिवीजन ऑफ सोसाइटी ऑफ द फ्रेंच कॉलोनी, all the taxes that have to paid by the थर्ड एस्टेट के ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन आ गया, तो इस वजह से उन्होंने रेबेलियन स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, रेवोल्यूशन स्टार्ट कर दिया था। बट हुआ क्या कि रेबेलियन को दबाने के लिए और कंट्रोल में लाने के लिए लुई XVI ने अपने ट्रूप्स को भेजा, बट लोग इतना ज्यादा रिवोल्यूशन में थे, इतना ज्यादा गुस्से में थे कि उन्होंने ट्रूप्स को भी नहीं छोड़ा और गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को तोड़ना चालू कर दिया। इसकी वजह से क्या हुआ, लुई XVI को उनकी बात माननी पड़ी और एक एस्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई लुई XVI ने। और उस एस्टेट जनरल में ये फैसला लेना था कि टैक्सेस को इंक्रीज करना चाहिए कि नहीं। बट वहां पे जो मेजर जो प्रॉब्लम वहां क्रिएट ये हुई कि थर्ड एस्टेट के पास भी एक वोट था और फर्स्ट और सेकंड एस्टेट के पास भी एक एक वोट था। ठीक है, तो थर्ड एस्टेट ने प्रपोज किया कि जो है ना, बजाय कि एक एस्टेट को एक वोट मिले, पूरे जितने भी मेंबर्स हैं उनको वन वोट मिलना चाहिए, यानी ईच मेंबर शुड हैव वन वोट। तो इसके इसकी जो ये जो बात थी, प्रपोजल था, ये रिजेक्ट कर दिया बाय द फर्स्ट एंड सेकंड एस्टेट। इसकी वजह से वो लोग गुस्से में बाहर आ गए थर्ड एस्टेट वाले, और उन्होंने डिक्लेयर कर दिया अपने आप को एक नेशनल असेंबली। ठीक है, और कहा कि आज से जो भी चीजें होंगी, पावर जो भी किंग की, उनको हम लिमिट करेंगे बाय मेकिंग अवर ओन कॉन्स्टिट्यूशन, और वहां पे हम सेपरेशन करेंगे लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी का। ठीक है, तो अभी तक हमने पढ़ा कि किस तरीके से ये सब चीजें हुई। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि फ्रांस जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी किस तरीके से बना। फ्रांस जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी किस तरीके से बना। ठीक है, जो नेशनल असेंबली थी उसने कंप्लीट करा था ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन 1791। 1791 में उन्होंने अपना ड्राफ्ट जो कंप्लीट कर लिया, और उसका ऑब्जेक्ट था कि लिमिट करना पावर ऑफ द मोनार्क, यानी कि लुई XVI यानी किंग की जो पावर है। और ये पावर, instead of being concentrated in the monarch, it is concentrated in the hands of one person, not concentrated in the hands of one person, but it should be separated। ठीक है, और असाइन टू डिफरेंट इंस्टीट्यूशन, जैसे कि मैंने बात करी लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, इन तीनों के हाथ में पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दो। और इसकी वजह, इससे क्या होगा, एक कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी मोनार्की बन जाएगा फ्रांस। यानी किंग मोनार्क तो रहेगा ही अपनी पोजीशन पे, बट उसकी जो पावर्स है वो लिमिट करेगा कौन, कॉन्स्टिट्यूशन। तो जुडिशरी हो गई, यहाँ पे एक जज होगा। ठीक है, एग्जीक्यूटिव होगा, वहां पे किंग होगा लाइक मोनार्क, और लेजिस्लेचर होंगे वहां पे, नेशनल असेंबली के मेंबर्स होंगे जो कि 745 मेंबर्स हैं। ठीक है, और इन्हीं में से कुछ बनेंगे मिनिस्टर्स। ठीक है, जो कि इम्प्लीमेंटेशन करेंगे पॉलिसीज का। ठीक है, इनको इलेक्ट करने वाले 50,000 मेंस होंगे। ठीक है, जो कि एक्टिव सिटीजन होंगे और एंटाइटल्ड टू वोट होंगे। ओके, और जो पैसिव सिटीजन होंगे लाइक वुमेन्स, और जिन जो गरीब लोग हैं, ज्यादा अमीर नहीं है, पीजेंट्स हो गए, इनके पास कोई वोटिंग राइट नहीं है। ठीक है, जो कि 3 मिलियंस के अराउंड है, वुमेन है, चिल्ड्रन है और पीपल बिलो 25 एज। तो ये सब चीजें, ठीक है, डिसाइड की गई, यानी कि इस तरीके से पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है 1791 में वेस्ट करता है पावर को टू मेक लॉज इन द नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली के अंदर लॉज का फॉर्मेशन होगा, विच वॉज इनडायरेक्टली इलेक्टेड। ठीक है, ये इनडायरेक्टली इलेक्टेड थी, देखिए। ठीक है, नेशनल असेंबली, क्योंकि 50,000 मैन जो है ये इलेक्ट कर रहे हैं आउट ऑफ 4 मिलियन पीपल, यानी 40 लाख पीपल में से जो 50,000 मैन है वो इलेक्टर बने, और फिर उन इलेक्टर्स ने नेशनल असेंबली के पर्संस को, उन इलेक्टर्स में से नेशनल असेंबली के जो पर्संस है वो आए, यानी कि एक्टिव जो सिटीजन है उन्होंने डायरेक्टली वोट नहीं किया नेशनल असेंबली के लोगों को चुनने में। जैसे कि आज के टाइम पे हम पार्लियामेंट के अंदर क्या करते हैं, हम अपने पार्लियामेंट के जो लेजिस्लेटिव मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट होते हैं उनको चुनते हैं, तो हम डायरेक्टली चुनते हैं ना, बट यहाँ पे क्या हुआ, इनडायरेक्टली चुना गया। ठीक है, ठीक है, और ये यही लिखा है कि all the citizens however that had the right to vote, only men above 25 years of age who paid taxes
equal to at least 3 days of labor's wage were given the status of active citizens, और उन्हीं लोगों को एक्टिव सिटीजन का दर्जा दिया गया जो इस कैटेगरी में फॉल करते थे, ठीक है। और दैट इज दे वर एंटाइटल टू वोट, और वो वोट के लिए एंटाइटल किए गए। जो रिमेनिंग लोग थे या वुमेन्स थी, वो क्लासिफाइड कहते हैं उनको पैसिव सिटीजन की तरह, ठीक है। और इलेक्टर बनने के लिए देन एज अ मेंबर ऑफ द असेंबली अ मैन हैड टू बिलोंग टू द हाईएस्ट ब्रैकेट ऑफ टैक्स पेयर। तो इलेक्टर बनने के लिए हाईएस्ट ब्रैकेट यानी सबसे ज्यादा टैक्स पेयर जो टैक्स भरता है उस ब्रैकेट में आना पड़ेगा टू गिव वोट, ठीक है। ये एक इमेज जो है काफी फेमस हुई यहाँ पे इस टाइम पे, क्योंकि यहाँ पे डिक्लेरेशन ऑफ मैन एंड राइट्स की बात की गई, ठीक है। डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजंस पेंटेड बाय आर्टिस्ट ला बार्बियर इन 1790, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा फेमस हुई। देखो यहाँ डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन में क्या लिखा है, मैन आर बॉर्न एंड रिफेन फ्री एंड इक्वल इन राइट्स, द एम ऑफ एवरी पॉलिटिकल एसोसिएशन इज प्रिजर्वेशन ऑफ नेचुरल, ठीक है, इनएलिएनेबल राइट्स ऑफ मैन, वो राइट्स जिसको जिसको छीना नहीं जा सकता लोगों से। दीज आर लिबर्टी, प्रॉस्पेरिटी, प्रॉपर्टी, सिक्योरिटी, रेजिस्टेंस टू ऑपरेशन, यानी अगर कोई ऑपरेस कर रहा है, कोई परेशान कर रहा है, एक्सप्लॉइट कर रहा है, तो उसके खिलाफ राइट होना चाहिए। द सोर्स ऑफ ऑल सोवरेनिटी रिसाइड इन द नेशन, नेशन के पास जो सोवरेनिटी है वो नेशन की होनी चाहिए खुद की, यानी कोई और बाहरी अथॉरिटी उसको कंट्रोल ना कर पाए, ठीक है। सिर्फ नेशन के जो लोग हैं यानी उनके इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो ही कंट्रोल कर पाए, ठीक है। नो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल में एक्सरसाइज अथॉरिटी दैट डज नॉट कम फ्रॉम द पीपल, ऐसी कोई अथॉरिटी जो पीपल के प्रभाव से दूर है, यानी क्या कहते हैं, जो पीपल डायरेक्टली इलेक्ट नहीं कर रहे या पीपल के उसमें नहीं है कि प्रभाव में नहीं है कि अगर उनको लोग हटा सकते हैं, तो वो ऐसी बॉडी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। लिबर्टी कंसिस्ट ऑफ द पावर टू डू व्हाटएवर इज नॉट इंजूरियस टू अदर्स, यानी लिबर्टी उतने हद तक हो जिससे किसी और को नुकसान ना हो और खुद की फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन भी रहे। द लॉ हैज द राइट टू फॉरबिड ओनली एक्शंस दैट आर इंजूरियस टू सोसाइटी, उन एक्शंस को खाली दबाना है, ठीक है, सप्रेस करना है जिससे सोसाइटी को नुकसान पहुंचे, ना कि हर राइट को दबाना है, ठीक है। लॉ इज द एक्सप्रेशन ऑफ जनरल विल, ऑल सिटीजंस हैव द राइट टू पार्टिसिपेट इन इट्स फॉर्मेशन पर्सनली और थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव, ऑल सिटीजंस आर इक्वल बिफोर इट, जितने भी सिटीजंस हैं वो सब इक्वल है, ठीक है। और इक्वल वोट की पावर भी उनको मिलनी चाहिए। अभी ये आई थिंक वोट की बात नहीं हुई है यहाँ पे, बट इक्वालिटी की बात की गई है, ठीक है। फॉर द मेंटेनेंस of the public force and for the expenses of administration, a common tax is indispensable, must be accessed equally on all citizens in proportion to their means. मेंटेनेंस होना चाहिए पब्लिक फोर्स का, और उनके जो एक्सपेंस हैं उनका उनका जो एक्सपेंस का खर्चा, एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चा, वो टैक्स से निकलना चाहिए, लेकिन वो जो टैक्स है वो सबके ऊपर इम्पोज होना चाहिए, ना कि कुछ लोगों के ऊपर। और प्रॉपर्टी इज अ सीक्रेट एंड इनवॉल्यूएबल राइट, ठीक है, सीक्रेट है, इनवॉल्यूएबल राइट है, यानी छीना नहीं जा सकता। नो वन मे बी डिप्राइव्ड ऑफ इट, जिसकी वो प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी का हक मिलना ही चाहिए, अनलेस अ लीगली इस्टेब्लिश पब्लिक नेसेसिटी रिक्वायर्स इट, जब तक कोई लीगली जो क्या कहते हैं इस्टेब्लिश बॉडी है वो उस प्रॉपर्टी को ना छीने, ठीक है, जब तक के लिए उनको मिलना चाहिए वो हक। इन दैट केस अ जस्ट कंपनसेशन मस्ट बी गिवन इन एडवांस। तो ये सब जो चीजें थी इनको रटने की जरूरत नहीं है, याद करने की जरूरत नहीं है, बट समझने की जरूरत है कि क्या हमारी लोगों को बेसिकली क्या रिक्वायरमेंट थी, कौन से राइट्स के लिए वो लड़ रहे थे, ठीक है। रेवोल्यूशन क्यों हुआ, इन सब राइट्स के लिए हुआ जो कि अभी नहीं मिलते थे। जो कॉन्स्टिट्यूशन था बिगेन विद द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन, यानी कॉन्स्टिट्यूशन का जो स्टार्टिंग का पेज था उसमें लिखा था द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजंस, यही राइट्स जो थे वो कॉन्स्टिट्यूशन के पहले पेज पे लिखे थे। राइट्स क्या होते हैं, आर द राइट्स सच एज राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, इक्वालिटी बिफोर लॉ वर एस्टैब्लिश्ड एज नेचुरल एंड इनएलिएनेबल राइट्स, यानी ये राइट्स जो है नेचुरल राइट्स हैं, यानी ये इंसान को मिलने ही चाहिए, ठीक है, और ये किसी से छीने नहीं जाने चाहिए राइट्स, इनएलिएनेबल राइट्स हैं। लाइक आज के टाइम पे हमारे आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, ठीक है, आर्टिकल 19, 20, 21, ठीक है, 25, 26, ठीक है, ये सब राइट्स जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट राइट्स हैं, ये फंडामेंटल राइट्स की कैटेगरी में आते हैं, यानी कि जो भी हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है, जो कि कंसिस्ट करते हैं पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आवर करंट, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन, उनको हम कहेंगे फंडामेंटल राइट्स। उसी तरीके से यहाँ पे राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजंस की बात की गई कि ये सारे राइट्स जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट राइट्स हैं, ठीक है, इनको छीना नहीं जाना चाहिए। दे बिलोंग टू ईच ह्यूमन बीइंग बाय बर्थ एंड कुड नॉट बी टेकन अवे, यानी कोई भी अगर
पर्सन जो है बॉर्न हुआ है उसको ये सब राइट्स मिलने ही चाहिए, ठीक है। और ये ड्यूटी है स्टेट की कि ये राइट्स को प्रोटेक्ट करे हर सिटीजन्स के, उनके नेचुरल राइट्स। अब यहाँ पे कुछ पॉलिटिकल सिंबल्स दिखाए गए हैं जो कि दर्शाते हैं कि हमें किस तरीके से फ्रीडम मिलनी चाहिए। लाइक एक ब्रोकन चेन है, यानी कि हम आजादी चाहते हैं, यानी हमारी जो जंजीरें हैं उसको तोड़ दो, ठीक है। चेन्स वर यूज्ड टू फेटर स्लेव्स, स्लेव्स को पकड़ने के लिए यूज करते हैं। अब ब्रोकन चेन जो है स्टैंड करता है फॉर द एक्ट ऑफ बिकमिंग फ्री, यानी कि हम लोग फ्री हैं। द बंडल ऑफ रॉड्स एंड फेसिस, एक रॉड जो है इजीली तोड़ सकते हैं, एक लकड़ी का टुकड़ा इजीली तोड़ा जा सकता है, बट अगर वही 5-6 लकड़ियां, लकड़ी का गुच्छा हो तो उसको तोड़ना मुश्किल है, ठीक है। यानी हम यूनिटी में रहेंगे, यानी स्ट्रेंथ लाइज इन यूनिटी, जो ताकत है वो यूनिटी में, एक साथ मिलकर काम करने में है, ठीक है। ये आई जो है विद अ ट्राइंगल रेडिएटिंग लाइट, ये क्या इंडिकेट करती है, ये इंडिकेट करती है कि रेज ऑफ द सन विल ड्राइव अवे द क्लाउड्स ऑफ इग्नोरेंस, यानी जो सन की रोशनी है और हमारी जो खुली आंखें हैं, जी हम इग्नोर नहीं कर रहे, चीजों को देख रहे हैं प्रॉपरली, उससे क्या होगा कि हम जो है इग्नोरेंस के क्लाउड्स को हटा सकते हैं, ठीक है। ये है स्केप्टर, जो सिंबल है रॉयल पावर का। और ये हमारा जो स्नेक है जो बाइट कर रहा है अपनी टेल को, ठीक है, इन अ फॉर्म ऑफ रिंग, सिंबल ऑफ एटर्निटी, यानी चीजें चलती रहनी चाहिए, चलती रहनी चाहिए, नेचुरल जो राइट्स हैं ये सब चीजें जो है एटर्नल है, ठीक है, ये हर इंसान को मिलनी ही चाहिए और कोई इनके ऊपर दबाव ना बनाए। अ रिंग हैज नाइदर बिगिनिंग नॉर एंड, ठीक है, रिंग जो है एक इन्फिनाइट का साइन शो करती है, यानी कंटिन्यू चक्र, एक चक्र घूम रहा है। रेड फिरजियन कैप, ठीक है, रेड फिरजियन कैप जो है कैप वॉर्न बाय स्लेव, कोई भी गुलाम जो होता वो इस कैप को पहनता था, तो अपॉन बिकमिंग फ्री, ठीक है, कोई गुलाम है और वो फ्री हो गया अपनी गुलामी से, अपने मालिक ने उसको आजाद कर दिया, तो उसके बाद उसको कैप पहनता था, तो ये शो करता है कि हम फ्री हैं। ब्लू व्हाइट रेड, ब्लू व्हाइट रेड, द नेचुरल कलर्स ऑफ फ्रांस, ये हमारे नेचुरल कलर्स हैं फ्रांस के। ये विंग्ड वुमेन है जिसके हाथ पीछे क्या कहते हैं, पंख हैं, ठीक है, विंग्स हैं। ये पर्सोनिफिकेशन ऑफ द लॉ है, यानी लॉ को पर्सोनिफाई कर रही है, ठीक है, कि हम जस्टिस सर्व कर सकते हैं। और लॉ टैबलेट, ठीक है, लॉ टैबलेट क्या है, द सेम फॉर ऑल आर इक्वल बिफोर इट, लॉ टैबलेट, ठीक है। तो ये कुछ सिंबल्स हैं जो कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे काफी ज्यादा फेमस हुए, ताकि जिससे लोगों को एक मोटिवेशन दी कि हाँ हम इन सिंबल से क्या समझते हैं, क्या सीखते हैं और किस तरीके से हमें रिवोल्यूशन को आगे बढ़ाना है, कौन कौन से ऐसे आइडियाज हैं जो हमारे अपने अंदर रखने हैं, ताकि हम उनके लिए लड़ सके, उन राइट्स के लिए लड़ सके, ठीक है, उन सब चीजों के लिए आवाज उठा सके। थर्ड सेक्शन है कि फ्रांस ने अबॉलिश कर दी, अभी तक तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की थी, बट अब क्या हुआ कि फ्रांस ने अबॉलिश कर दी मोनार्की और ये बन गया रिपब्लिक, ठीक है ना, रिपब्लिक, यानी जो हेड होगा वो भी इलेक्ट होके आएगा, ना कि हेरिडिटरी होगा जो कि अभी तक मोनार्क था। द सिचुएशन इन फ्रांस कंटिन्यू टू बी टेंस, ठीक है, ड्यूरिंग द फॉलोइंग ईयर्स, इन कुछ सालों में क्या कहते हैं हालत थी फ्रांस की, वो बहुत ज्यादा टेंस थी, बहुत ज्यादा टेंस कंडीशन में थी। ऑल्दो लुई XVI हैज साइन द कॉन्स्टिट्यूशन, उसने कॉन्स्टिट्यूशन तो साइन कर लिया था कि वो अपनी पावर्स को लिमिट करेगा अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन वो सीक्रेट नेगोशिएशंस में जाता था विद द अदर कंट्रीज लाइक प्रशिया, ठीक है, किंग ऑफ प्रशिया के साथ और अदर नेबरिंग कंट्रीज के साथ, और वो भी वरीड थी क्योंकि यहाँ की कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की हटने के, मतलब मोनार्की की पावर कम कर दी थी, किंग की पावर कम कर दी थी, तो ऑलरेडी जो अगल बगल के देश थे लाइक प्रशिया, ऑस्ट्रिया, यहाँ पे भी मोनार्की थी, तो उनको डर लगने लग गया कि जिस तरीके से फ्रांस के अंदर लोगों ने रेवोल्यूशन करके उसके किंग की पावर को कम कर दिया, कहीं उनकी कंट्रीज में भी ये सेम कंडीशन ना उत्पन्न हो जाए और यहाँ के लोग भी रेवोल्यूशन करके उनकी पावर को कम ना कर दें, इसलिए वो लोग भी बहुत ज्यादा चिंतित थे इस चीज से, ठीक है। तो इस वजह से क्या हुआ, जिस चीज की डेवलपमेंट हो रही थी और उन्होंने क्या करा, उन्होंने प्लान करा कि हम अपने ट्रूप्स को भेजेंगे इसको रेवोल्यूशन को सप्रेस करने के लिए, ठीक है। और इसी वजह से कुछ इवेंट्स टेक प्लेस हुए 1789 में। इससे कुछ इस ये कुछ हो पाता, इससे पहले जो नेशनल असेंबली थी उसने अप्रैल 1792 में डिक्लेयर कर दिया वॉर अगेंस्ट प्रुशिया एंड ऑस्ट्रिया, 1792 के अंदर ही उन्होंने वॉर डिक्लेयर कर दिया 1790 प्रुशिया और ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट में, ठीक है। तो थाउजेंड्स ऑफ वॉलंटियर्स जो थे उन्होंने
प्रोविंसेस को ज्वाइन किया इनटू द आर्मी, ठीक है। दे सॉ दैट दिस इज अ वॉर ऑफ पीपल अगेंस्ट किंग एंड एरिस्टोक्रेसीज ऑल ओवर यूरोप। लोगों को ये भावना आई कि ये एरिस्टोक्रेसी के खिलाफ क्या कहते हैं वो, क्या कहते हैं, राजाशाही के खिलाफ एक जंग है जो हम लड़ रहे हैं। एरिस्टोक्रेट जो राजा लोग होते हैं, ठीक है, जो बड़ी बड़ी पोजीशन पे होते हैं, एरिस्टोक्रेट्स, उनके खिलाफ एक जंग है। पेट्रियोटिक सॉन्ग्स बजाए गए लाइक मार्सेलियास, ठीक है, कंपोज बाय पोएट रॉजेट डी लेस्ली लाइसली लाइसली, ठीक है। ये संग किए गए थे फॉर द फर्स्ट टाइम बाय वॉलंटियर्स फ्रॉम मार्सेलियस एंड दे मार्च इन द पेरिस एंड सो गॉट इट्स नेम, ठीक है। मार्सेलियस, अगर मैं प्रोनाउंस गलत कर रहा हूं तो उसके लिए सॉरी है। मार्सेलियस इज नाउ द नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस, और इसी वजह से ये जो है एक नेशनल एंथम भी बन गई हमारे फ्रांस कंट्री की उस टाइम पे। जो रिवोल्यूशनरी वॉर थी, इसने काफी ज्यादा लॉस और इकोनॉमिक डिफिकल्टीज लोगों के लिए खड़ी कर दी। कोई भी वॉर बिना पैसे के लड़ी नहीं जा सकती। लोग और पैसा दोनों ही जरूरत है, ठीक है, किसी भी वॉर को सक्सीड करने के लिए। तो इतनी सारी वॉर्स, इतनी सारी जो फाइट्स और रेवोल्यूशन हो रहा था, उसके लिए इकोनॉमी की कंडीशन जो है बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। While men while fighting at the front, women were left to cope with the task of earning a living and looking for their families. यानी कि जो मेंस हैं वो लोग तो चले जाते थे फाइट करने, बट पीछे रह जाती थी उनकी वाइफ्स, वुमेन्स रह जाती थी, जिनको अर्न करना पड़ता था लिविंग, ताकि वो अपने घर का खर्चा चला सके, अपने बच्चों को, अपनी फैमिली का टेकर केयर कर पाए। लार्ज सेक्शन जो पॉपुलेशन का था वो कन्विंस था कि रिवोल्यूशन जो है वो और आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 ने पॉलिटिकल राइट्स दिए थे ओनली टू द रिचर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, ठीक है। जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था लेकिन उसने सिर्फ राइट दिए थे रिचर सेक्शंस को। पुअर लोग तो अभी भी उसी कंडीशन में झेल रहे थे, वो सब चीजें उनको झेलनी पड़ रही थी। तो वो लोग चाहते थे कि रिवोल्यूशन रुके ना, यहीं तक और आगे बढ़े, ताकि हम लोगों को भी राइट्स मिल जाए, ठीक है। तो पॉलिटिकल क्लब्स जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए, और वहां पे पॉइंट ऑफ डिस्कशन के लिए कि वहां पे क्या होना चाहिए, गवर्नमेंट में किस तरीके से गवर्नमेंट चलनी चाहिए, पॉलिसीज और प्लान्स किस तरीके से होने चाहिए, ताकि वो अपने लिए भी कुछ एक्शन ले पाए। द मोस्ट सक्सेसफुल ऑफ दीज क्लब्स वाज दैट ऑफ जैकोबिन। जैकोबिन क्लब बहुत ज्यादा फेमस हो गया इन सब चीजों में इस टाइम पे, विच गॉट इट्स नेम फ्रॉम द फॉर्मर कॉन्वेंट ऑफ सेंट जैकोब इन पेरिस, ठीक है। पेरिस के अंदर सेंट जैकोब जो थे, उनकी वजह से ये जो कॉन्वेंट, एक कह सकते हो गवर्नमेंट बिल्डिंग कह सकते हो, यहाँ पे कहीं लिखा होगा बिल्डिंग बिलोंगिंग टू कम्युनिटी डिवोटेड टू रिलीजियस लाइफ, ठीक है। तो किसी कम्युनिटी को डिवोट कर दी जाती है फॉर रिलीजियस पर्पसेस, तो वो कॉन्वेंट की वजह से ये बहुत ज्यादा अपना नाम फेमस कर पाए। यहाँ पे वुमेन्स हैव एक्टिव थ्रू आउट हिज पीरियड, और उन्होंने भी अपने खुद के क्लब्स को फॉर्म किया यहाँ से, ठीक है। जो मेंबर्स थे जैकोबिन क्लब के, वो बिलोंग करते थे मेनली लेस प्रॉस्पेरस सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, जो ज्यादा खुशहाल नहीं है, मतलब जो गरीब लोग हैं, ज्यादातर लोग जो है वहां पे डोमिनेट करते थे इस क्लब में। दे इंक्लूडेड स्मॉल शॉपकीपर्स, आर्टिशंस, शू मेकर्स, ठीक है, पेस्ट्री के बनाने वाले, वॉच मेकर्स, प्रिंटर्स, एज वेल एज सर्वेंट्स और डेली वेज वर्कर्स। देयर लीडर वॉज मैक्सिमिलियन रॉबेस्फियर। मैक्सिमिलियन रॉबेस्फियर उनका जो है लीडर बन गया, ठीक है। A large group among the Jacobins decided to start wearing long striped trousers. इस तरीके से long striped trousers similar to those worn by dock workers, जो dock workers पहनते हैं, जो पोर्ट के पास डॉक में काम करते हैं, ठीक है। This was set themselves apart from the fashionable sections of society, especially the nobles. और इससे क्या हुआ, ये अपने आप को अलग दिखा पाएंगे from the other section of society, especially nobles से, who were knee breeches, ठीक है, who were knee breeches. It, ठीक है, it was a way of it was a way of proclaiming the end of power, ठीक है, wielded by the wearers of knee breeches। यानी ये क्या दर्शाता था कि हम लोगों ने उन लोगों की पावर खत्म कर दी है जो नी ब्रीचेस नी ब्रीचेस हैं, यानी कि जो नोबल्स हैं, नोबिलिटी है। ये जैकोबिन्स जो थे केम टू बी नोन एज द सैनकुलिट्स। एक सेकेंड, ठीक है, इनको हम सैंस कुलिट्स के नाम से जानते हैं। इसका मीनिंग है दोज विदाउट नी ब्रीचेस, यानी ये नोबल्स से अलग लोग हैं, यानी नी ब्रीचेस, जितना नी के जितना कपड़ा है वहां तक नहीं पहनते, ट्राउजर पूरी पैंट पहनते हैं, ना कि सिर्फ घुटने तक की, नी तक की। सैन कुलोट्स men were in addition to the red cap that symbolizes liberty, women however were not allowed to do so,
ठीक है। तो सैन कुलोट्स जो थे वो लोग थे इन एडिशन टू द रेड कैप, जो सिंपलाइज करते हैं लिबर्टी। ठीक है, वुमेन्स को अभी भी ये पहनने की आजादी नहीं थी। In summer of 1792, Jacobins planned an insurrection of a large number of Parisians, यानी पेरिस के काफी जो लोग थे उनको इंक्लूड करने के लिए उन्होंने प्लान बनाया। Who was angered by the short supplies of high prices of food, यानी जो फूड के जो हाई प्राइसेस थे उनके खिलाफ लड़ने के लिए काफी लार्ज नंबर में पेरिस के लोगों को इंसरक्ट किया, पीपल को इंक्लूड करा। और 10 अगस्त को दे स्टॉर्म द प्लेस ऑफ पैलेस ऑफ ट्यूलेरिस, ट्यूलेरिस के फोर्ट को, पैलेस को इन्होंने इस पे अटैक करा। यहाँ पे इन्होंने किंग को मार दिया, उसके सॉरी किंग्स के गार्ड्स को मार दिया, और किंग को अपने पास हॉस्टेज के तौर बंदी बना के रख लिया अपने पास कुछ घंटों के लिए। और लेटर असेंबली ने वोट करा कि इम्प्रिजन कर दो, जेल में डाल दो पूरी रॉयल फैमिली को। और इलेक्शंस हुए उसके बाद। फ्रॉम नाउ ऑन ऑल मैन ऑफ 21 ईयर्स अबव, यानी 21 साल से जो भी अबव के लोग हैं, इस क्लब के थ्रू ये काम किया गया। ठीक है, इस क्लब ने ही ये काम किया। उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि 21 साल से अबव जो भी लोग हैं, रिगार्डलेस ऑफ वेल्थ, उनको वोटिंग राइट मिल गया है। ठीक है, लोग नहीं, ऑन ऑल मैन, सिर्फ मेंस को, अभी वुमेन्स को पावर नहीं मिली। यानी 21 साल के ऊपर जितने भी मेन हैं उनको बिना रिगार्डलेस ऑफ वेल्थ और गॉट द राइट टू वोट, यानी अभी तक जो पुअर लोग थे उनके पास वोटिंग राइट नहीं था, बट अब उनको भी वोटिंग राइट मिल गया था फ्रॉम द जैकोबिन क्लब। ठीक है, तो जैकोबिन क्लब ने ये कदम बहुत अच्छा उठाया। ऑल्सो ये जो न्यूली इलेक्टेड असेंबली बनाई गई, इसको हम कहते हैं कन्वेंशन। इन्होंने उसका नाम रखा कन्वेंशन। ठीक है, ऑन 21 सितंबर 1792 उन्होंने एबॉलिश कर दिया मोनार्की को, इस जैकोबिन क्लब ने ही, इसके मेंबर्स ने ही मोनार्की को एबॉलिश कर दिया, यानी खत्म कर दिया, और डिक्लेयर कर दिया फ्रांस को एज रिपब्लिक, रिपब्लिक घोषित कर दिया। देखो, रिपब्लिक का मतलब क्या होता है, कोई भी पर्सन जो होगा वो हेरिडिटरी पोजीशन को ऑक्यूपाई नहीं करेगा, जो भी पावर के अंदर पोजीशन आएगा, पर्सन आएगा, वो इलेक्ट होके आएगा। ठीक है ना। एज यू नो, रिपब्लिक इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ऐसी गवर्नमेंट जहां पे तो पीपल है वो इलेक्ट करते हैं अपने गवर्नमेंट को, इंक्लूडिंग द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। जैसे कि हमारे टाइम पे हमारे यहाँ पे जो हमारा इलेक्टेड हेड है वो है हमारे प्रेसिडेंट साहब। इंडिया के अंदर हमारे जो इलेक्टेड हेड है वो है प्रेसिडेंट साहब। बट सिमिलर कॉन्सेप्ट जो है ब्रिटेन में अप्लाई नहीं होता है। वहां के जो हेरिडिटरी पोजीशन है वो ऑक्यूपाई करते हैं उनके क्वीन या किंग, लेकिन वो हेरिडिटरी है, यानी वो इलेक्ट नहीं होते, वो बाय बर्थ हेड होते हैं, यानी उनके फैमिली के मेंबर ही हेड बनेंगे। ठीक है, लेकिन फ्रांस के अंदर क्या हुआ, रिपब्लिक बना दिया गवर्नमेंट को, और उनके मोनार्की वाले जो सिस्टम था उसको अबॉलिश कर दिया गया। ठीक है, यहाँ पे लिखा है ना गवर्नमेंट, और देयर इज नो हेरिडिटरी मोनार्की, यानी जो बाय बर्थ उसी फैमिली के पर्सन बन रहे हैं वो नहीं बनेंगे आज के बाद से। ठीक है, लुई द 16 जो है वो सेंटेंस कर दिया डेथ बाय द कोर्ट ऑन द चार्ज ऑफ ट्रेजन, यानी उसने बिट्रेल करा अपनी खुद की कंट्री के साथ, अपनी खुद की गवर्नमेंट के साथ, उस चार्ज पे उसको एग्जीक्यूशन कर दिया, इसको डेथ की सेंटेंस दी गई। 21 जनवरी 1793 उसको पब्लिकली मारा गया, पब्लिकली एक्सिक्यूट किया गया, फांसी दी गई एट द प्लेस डाले कॉनकॉर्ड। द क्वीन मैरी एंटोनेट मेट विद द सेम फेट शॉर्टली आफ्टर, और उनकी जो वाइफ थी मैरी एंटोनेट, उनको भी सिमिलरली एग्जीक्यूट किया गया, उनको भी डेथ सेंटेंस मिला। द रेन ऑफ टेरर, ठीक है, डर का जो टेरर का जो माहौल है वो डेवलप हुआ उसके बाद, जैसे ही मोनार्क मरा। ठीक है, मोनार्क को एग्जीक्यूट किया गया, उसके बाद डर का जो है, टेरर का वो रेन स्टार्ट हो गया, टाइम पीरियड स्टार्ट हो गया। क्या हुआ, 1793 से 1793 इज रेफर टू एज रेन ऑफ टेरर। रॉबेस्फियर जो है उसने पॉलिसी, जो रॉबेस्फियर जैकोबिन क्लब का लीडर बना था, जिसने ज्यादातर लोगों को इंक्लूड करा था, गरीब लोगों को, उनको वोटिंग राइट दिलाए थे, उसने क्या किया, अभी तक वो लीडर बना हुआ था, तो उसने एक पॉलिसी फॉलो की, सिवियर कंट्रोल ऑफ पनिशमेंट। उसने क्या, बहुत ज्यादा हार्श पनिशमेंट उन लोगों को दी जो उसके खिलाफ जा रहे थे या गवर्नमेंट की मदद कर रहे थे, मोनार्क की मदद कर रहे थे। ठीक है, जो भी लोग एनिमीज थे रिपब्लिक के, लाइक एक्स नोबल्स हो गए, क्लर्जी के मेंबर्स हो गए, पॉलिटिकल पार्टीज हो गई, इवन द मेंबर, उसकी खुद के पार्टी के मेंबर्स भी जो उसके खिलाफ जा रहे थे, उसकी बातों से एग्री नहीं कर रहे थे, उनको अरेस्ट कर लिया गया, उनको जेलों में डाल दिया गया, और उनको रेवोल्यूशनरी ट्राइब्यूनल के घोषित कर दिया गया। ठीक है, सॉरी, एंड ट्राइड बाय अ रेवोल्यूशनरी ट्राइब्यूनल, सॉरी, एक रेवोल्यूशनरी ट्राइब्यूनल बनाई गई जो कि इनके ऊपर फैसला सुनाएगी कि ये लोग एक्चुअली में गिल्टी हैं कि नहीं है, लाइक हमारे कोर्ट
की तरह वहां पे फैसला किया गया कि जज बैठाए जाएंगे और वो रेवोल्यूशनरी ट्राइब्यूनल डिसाइड करेगा। गुलिटिन एक तरीके का पनिशमेंट सिस्टम होता है। तो उसमें क्या होता है कि एक, ठीक है, एक इस तरीके से सिस्टम होता है, एक इस तरीके से क्या कहते हैं, लकड़ी का ये होता है, ठीक है, और यहाँ पे एक पर्सन को ना ऐसे सर रख के बिठाया जाता है, ठीक है, अपना गर्दन आगे रख के, ठीक है, पर्सन यहाँ बैठा है सिटिंग पोजीशन में और इसकी सर यहाँ है, और यहाँ से एक बड़ा सा ऐसा चाकू होता है, ठीक है, बहुत धारदार, और वो ना यहाँ पे ऐसे रस्सी होती है, उसको छोड़ते हैं और एकदम से ना ये एकदम से नीचे आता है, एकदम से नीचे आएगा और गर्दन कट जाएगी। इसको कहते हैं गुलिटिन, द प्रैक्टिस ऑफ गुलिटिन। ये पनिशमेंट देने का, ठीक है, वो है, ठीक है, मेथड है। ये एक डिवाइस होता है जो कंसिस्ट करता है टू पोल्स को एंड अ ब्लेड, ठीक है, विद विच अ पर्सन इज beheaded, यानी अपना सर रख के बैठा हुआ है। इट वॉज नेम्ड बाय आफ्टर डॉक्टर गुलिटिन हु इन्वेंटेड इट। उन्होंने इसको इन्वेंट किया था। तो रॉबर्ट्सफेयर की जो गवर्नमेंट होती है ना, वो इशू करती है लॉज प्लेसिंग अ मैक्सिमम सीलिंग ऑन वेजेस एंड प्राइसेस, यानी कि मैक्सिमम से मैक्सिमम इतना ही वेजेस और प्राइसेस चार्ज कर सकते हो आप, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। मीट के और ब्रेड के जो प्राइस हैं उनको राशन किया गया, उनको कम किया गया ताकि गरीब लोग खरीद पाए। जो पीजेंट्स थे वो फोर्स टू ट्रांसपोर्ट देयर ग्रेन टू द सिटीज एंड सेल इट एट अ फिक्स्ड प्राइस फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट। और जो पीजेंट्स जो खेत में क्रॉप्स को उगा रहे थे, फूड ग्रेन्स को, उनको फोर्स किया गया कि वो आके अपना सामान जो है सिटीज के अंदर बेचे और उसी प्राइस पे बेचे जो कि फिक्स किया गया है, ठीक है। द यूज ऑफ मोर एक्सपेंसिव व्हाइट फ्लोर वॉज फॉरबिडन, और मोर एक्सपेंसिव जो व्हाइट फ्लोर यूज किया जाता था उसको अब यूज करना बंद कर दिया गया। All the citizens were required to eat the pain डी इगेलाइट, यानी इक्वालिटी ब्रेड कहते हैं, यानी हर लोगों को यही वाला ब्रेड खाना पड़ता। एक लोफ मेड ऑफ होल व्हीट, ठीक है, ये एक ब्रेड होता है जो बना होता है होल व्हीट से, ठीक है, व्हीट की ब्रेड होती है। इक्वालिटी वॉज ऑल्सो सॉट टू प्रैक्टिस थ्रू फॉर्म्स ऑफ स्पीच एंड एड्रेस। स्पीच और एड्रेस के अंदर भी इक्वालिटी होनी चाहिए, ना कि सिर्फ खाने के मामले में। इंस्टेड ऑफ ट्रेडिशनल मॉन्सियर, सर बोला और मैडम बोलने की बजाय ऑल फ्रेंच मैन एंड वुमेन वर henceforth सिटियोन एंड सिटियोने सिटीजन्स, ठीक है, मेंस जो है सिटियोन है, ठीक है, और वुमेन्स जो है सिटियोने हैं, तो सॉरी सिटो येन, ये सिटो येन है और ये सिटो येने है। चर्चेज वर शट डाउन एंड देयर बिल्डिंग्स कन्वर्टेड इनटू बैरक्स और ऑफिसर्स, यानी बैरक्स बना दिए ऑफिसर्स को रहने के लिए, चर्चेस को बंद करके वहां पे बैरक्स बना दिए ताकि आर्मी वालों को सामान रखा जा सके, और ऑफिसर्स की बिल्डिंग बना दी। रॉबर्ट्सफेयर ने परसुएड करी अपनी पॉलिसीज को इतने हार्शली दैट इवन हिज सपोर्टर्स बिगेन डिमांड ऑफ मॉडर्नाइजेशन, ठीक है, वो लोग खुद मॉडर्नाइजेशन की डिमांड करने लगे, ठीक है। फाइनली ही वॉज कन्विक्टेड बाय अ कोर्ट इन जुलाई 1994। एक कोर्ट ने उसको कन्विक्ट कर लिया गया, उसको सजा सुना दी गई, ठीक है, और उसको अरेस्ट कर लिया गया ऑन द नेक्स्ट डे, और उसको बुलेटिन की सजा उसको खुद दी गई। यानी जिसने खुद इन्वेंट किया था बुलेटिन को, मतलब इन्वेंटेड क्या, इंप्लीमेंट करा था बुलेटिन को इतने हार्शली लोगों के अंदर, उसको खुद ही सजा दी गई, ठीक है, उसी बुलेटिन से। इसलिए कहते हैं कि ज्यादा पावर में आने के बाद अपनी मनमानी नहीं करनी चाहिए, ठीक है, जो सही है वही काम करना चाहिए, क्योंकि अगर वो पावर आपके अगेंस्ट यूज हो गई ना, तो फिर आपका कोई कुछ नहीं कर सकता। तो ये चीज यहाँ पे भी हुई, देखो, ठीक है, उसको पब्लिकली एग्जीक्यूट करते हैं। अ डायरेक्टरी रूल्स फ्रांस, ठीक है, एक डायरेक्टरी ने रूल करा इस ट्रांजिशन के पीरियड में, एक डायरेक्टरी थी जिसने रूल किया फ्रांस को। द फॉल ऑफ जैकोबिन गवर्नमेंट, जैकोबिन की गवर्नमेंट को फॉल होने के बाद, अलाउड द वेल्थियर मिडिल क्लासेस टू सीज पावर। तो इस टाइम पे क्या हुआ, जो वेल्थियर जो रिच लोग थे उन्होंने वापस पावर को कैप्चर कर लिया। अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने इंट्रोड्यूस किया विच डिनाइड वोट टू नॉन प्रॉफिट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, ठीक है, उन्होंने डिनाई कर दिया जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है। देखो क्या हुआ, जरूरी नहीं कि अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशनल बना लिया तो आप डेमोक्रेटिक हो। ये केस जो है हमें फ्रांस में देखने को मिला, यानी कि पहले तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना, फिर रिपब्लिक बना, और वापस कॉन्स्टिट्यूशनल उस पोजीशन पे आ रहा है जो पहले था। यानी कि ये चीज तय नहीं करती कि आप डेमोक्रेटिक हो गए, कॉन्स्टिट्यूशन तय नहीं करेगा। लोग जो अगर डेमोक्रेटिक फॉर्म एक तरीके की गवर्नमेंट बना रहे हैं, वो तय करेगी कि जो गवर्नमेंट है वो डेमोक्रेटिक है कि नहीं है।
अभी तक देखो कॉन्स्टिट्यूशन 2 बार बन चुका है, लेकिन अभी तक डेमोक्रेसी आई नहीं है फ्रेंच सोसाइटी के अंदर। तो यहाँ पे क्या हुआ, इन लोगों ने क्या किया, जो वेल्दियर लोगों ने अपना क्लब बनाया और क्या कहते हैं, उन्होंने डिनाई कर दिया वोटिंग राइट्स टू दोज पर्सन जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है। इट प्रोवाइडेड टू इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, उन्होंने 2 इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स का फॉर्मेशन किया, और देन अपॉइंटेड अ डायरेक्टरी, और एक डायरेक्टरी को अपॉइंट किया, वहां पे ग्रुप ऑफ डायरेक्टर्स कुछ थे, ठीक है, एन एग्जीक्यूटिव मेड ऑफ 5 मेंबर्स, ठीक है, जो डायरेक्टरी के अंदर 5 लोग थे जो एग्जीक्यूटिव का काम करेंगे, सिर्फ 5 लोग। दिस वॉज मेड एज सेफ गार्ड अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन वन मैन एग्जीक्यूटिव एज अंडर द जैकोबिन। ऐसा इसलिए किया गया, डायरेक्टरी इसलिए बनाई गई ताकि जो कंसंट्रेशन ऑफ पावर है वो सिर्फ एक बंदे के हाथ में ना रहे, जैसे कि रॉबर्टसफेयर के हाथ में आ गई थी जैकोबिन क्लब के टाइम पे, यानी वही सारे फैसले ले रहा था। इन्होंने ऐसा फैसला इसीलिए लिया ताकि जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या कहते हैं 5 लोगों में रहे, ताकि कोई एक भी अपनी मनमानी ना कर पाए। लेकिन डायरेक्टर्स जो थे ऑफन क्लैश करते थे विच लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, ठीक है, वो क्लैश कर होता था, उनका लड़ाई झगड़ा होता रहता था। Who then sought to dismiss them? ठीक है, the political instability of the directory paved the way for the rise of military dictator. इससे क्या हुआ, डायरेक्टरी की कंट्रोल की वजह से मिलिट्री डिक्टेटरशिप बहुत ज्यादा बढ़ गई, ठीक है, और नेपोलियन बोनापार्ट जो था, नेपोलियन जो कि हम बहुत ज्यादा सुनते हैं इसके बारे में, उसका इमरजेंस स्टार्ट हो गया। Though all these changes in the form of government, the ideals of freedom, equality before the law, and fraternity remained inspiring ideas that motivated political movements in France and the rest of Europe during the following century. यानी इस सेंचुरी के अंदर ये जो आइडियाज थे, फ्रीडम ऑफ लिबर्टी एक्सप्रेशन, ठीक है, और मोटिवेट करते थे लोगों को अभी भी फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ रेवोल्यूशन इन द यूरोप एंड द रेस्ट ऑफ द कंट्री ऑफ फ्रांस और रेस्ट ऑफ द यूरोप। डिड वुमेन हैव अ रिवोल्यूशन? ठीक है, क्या वुमेन्स के भी कुछ रेवोल्यूशन हुआ था, वुमेन्स ने भी पार्ट लिया था रेवोल्यूशन में, ठीक है। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, शुरुआत से ही वुमेन्स का बहुत एक्टिव पार्टिसिपेशन था इन द इवेंट्स व्हिच ब्रॉट अबाउट सो मेनी इंपॉर्टेंट चेंजेस इन द फ्रेंच सोसाइटी। फ्रेंच सोसाइटी के अंदर जो भी चेंजेस हुए थे उसमें डेफिनेटली वुमेन्स का हाथ था, ठीक है, उनका पार्टिसिपेशन था। दे होप दैट देयर इन्वॉल्वमेंट वुड प्रेशराइज द रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट टू इंट्रोड्यूस मेजर्स टू इंप्रूव देयर लाइव्स। यानी ये सब इसलिए करा जा रहा था ताकि वो भी चाहते थे कि उनका इन्वॉल्वमेंट बढ़े और जो डिसीजंस लिए जाए उनके फेवर में भी लिए जाए। मोस्ट वुमेन ऑफ थर्ड एस्टेट जो थे वो वर्क करते थे फॉर अ लिविंग, ठीक है, वुमेन्स जो थी वो भी वर्क करती थी फॉर अ लिविंग थर्ड एस्टेट की, ठीक है। दे वर्क एज seamstresses, laundresses, sold flowers, fruits, vegetables at the markets or were employed as domestic servants, ठीक है, in the houses of prosperous people. लोगों के घर में काम करना, फूल बेचना, ठीक है, लॉन्ड्री का काम करना, ठीक है, वेजिटेबल्स को बेचना, ये सब काम जो है वहाँ की जो थर्ड एस्टेट की जो वुमेन्स थी वो ज्यादातर करती थी। और मोस्ट वुमेन डिड नॉट हैव एक्सेस टू एजुकेशन और जॉब ट्रेनिंग, उनके पास एजुकेशन का और जॉब करने का, ट्रेनिंग लेने का कोई अधिकार नहीं था। ओनली डॉटर्स ऑफ नोबल्स, जो कि नोबल्स की जो डॉटर्स हैं, वेल्थियर मेंबर्स ऑफ थर्ड एस्टेट की, उनको ही कॉन्वेंट, यानी कॉन्वेंट बताया ना कि मैंने एक बिल्डिंग है जो स्टडी की फॉर द एजुकेशन पर्पस है, उनको ही पढ़ने का मिलता है। जैसे चर्च, वहां पे क्रिश्चियन रूल से तो चर्चेस के अंदर जो स्टडीज होती थी, कॉन्वेंट उसको कह सकते हैं। आफ्टर विच देयर फैमिलीज अरेंज्ड अ मैरिज फॉर देम, उसके बाद उनकी मैरिज हो जाती थी। वर्किंग वुमेन हैज वर्किंग वुमेन्स हैड आल्सो टू टेक केयर फॉर देयर फैमिलीज, अपनी फैमिलीज का टेक केयर भी करना होता था, कुक करना होता था, पानी भरना होता था, ठीक है, ब्रेड खरीदने के लिए लाइनों में लगना होता था और अपने बच्चों को संभालना होता था। और उनके जो वेजेस थे, उनकी तनख्वाह जो थी वो बहुत ज्यादा कम थी एज कम्पेयर टू मैन, यानी सेम काम करने पे मैन को ज्यादा पैसे मिलते थे एज कम्पेयर टू वुमेन। इन ऑर्डर टू डिस्कस एंड वॉइस देयर इंटरेस्ट, अपने वॉइस को इंक्रीज करने के लिए वुमेन्स ने स्टार्ट करा अपना खुद का एक पॉलिटिकल क्लब और न्यूज़पेपर, ठीक है। 60 वुमेन क्लब्स की फॉर्मेशन हुआ इन डिफरेंट फ्रेंच सिटीज में। सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन वाज मोस्ट फेमस, यानी कि सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी, ठीक है, एंड रिपब्लिकन वुमेन एक नाम का क्लब जो है वुमेन्स का, वो बहुत ज्यादा फेमस भी हुआ। वन ऑफ देयर मेन डिमांड था कि वुमेन को एंजॉय करना चाहिए सेम पॉलिटिकल राइट एज मैन। वुमेन्स वर डिसअपॉइंटेड एट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791, उनको एक पैसिव सिटीजन की तरह देखता था, ना कि एक्टिव सिटीजन की तरह, ठीक है, तो वो उसके खिलाफ थी ये लोग।
उन्होंने डिमांड करा राइट टू वोट, जो कि अभी तक नहीं मिल रहा था उनको, ठीक है, ताकि वो इलेक्ट कर पाए असेंबली को और होल्ड कर पाए पॉलिटिकल ऑफिस। ओनली देन दे फेल्ट वुड देयर इंटरेस्ट बी रिप्रेजेंटेड इन द न्यू गवर्नमेंट। और अगर ये सब चीजें पूरी हुई तभी उनको लगेगा कि उनकी जो इंटरेस्ट है वो इस नए गवर्नमेंट के अंदर पूरे किए गए हैं। अर्ली ईयर्स के अंदर रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट जो थी उसने इंट्रोड्यूस किए थे कुछ लॉज दैट हेल्प टू इम्प्रूव द लाइफ ऑफ वुमेन। टुगेदर विद द क्रिएशन ऑफ स्टेट स्कूल, स्कूलिंग वाज मेड कंपल्सरी फॉर गर्ल्स। ठीक है, revolution early years the revolutionary government did not introduce laws to help improve the lives of women. Together with the creation of state schools, schooling was made compulsory for the girls. Schooling जो थी वो compulsory थी, ठीक है। Their fathers could no longer force them to into marriage against their will. Marriage was made into a contract entered into and to freely and registered under the civil law. Divorce was made legal, could be applied for by the both the women and men. Women could now train for jobs, could become artists or run small business. ठीक है, तो ये सब चीजें जो स्टेप्स लिए गए रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट के थ्रू, ये इससे क्या हुआ, वुमेन्स का जो पार्टिसिपेशन था इन द ट्रेनिंग ऑफ जॉब्स, स्कूल्स के अंदर एडमिशन लेना, फोर्स नहीं करना अरेंज फॉर द मैरिजेस, ठीक है, और डाइवोर्स जो है लीगल बना दिया गया ताकि अगर पीड़ित हो रही है कोई वुमेन तो उसको डाइवोर्स का हक भी होना चाहिए, ठीक है, रजिस्टर कर सके। सब चीजें की जो है क्या कहते हैं लॉस इंट्रोड्यूस किए गए धीरे धीरे। वुमेन का जो स्ट्रगल था फॉर इक्वल पॉलिटिकल राइट्स वो कंटिन्यू रहा। ड्यूरिंग द रेन ऑफ टेरर द न्यू गवर्नमेंट इशूड लॉज ऑर्डरिंग क्लोजर ऑफ वुमेन्स क्लब्स, बैनिंग देयर पॉलिटिकल एक्टिविटीज। मैनी प्रोमिनेंट वुमेन वर अरेस्टेड एंड अ नंबर ऑफ देम एग्जीक्यूटेड। ठीक है, तो रेन ऑफ टेरर के दौरान जो गवर्नमेंट ने ऑर्डर किया कि वुमेन्स क्लब को बंद कर दिया जाए, बैन कर दिया जाए, ठीक है, ओके, और प्रोमिनेंट वुमेन्स को अरेस्ट कर लिया जाए, नंबर ऑफ देम उनको एग्जीक्यूट भी कर दिया जाए, मार भी दिया जाए। ये चीज जो थी ये अर्ली फेज में हुई थी रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट की, जब यहाँ पे वुमेन्स को हक मिला गया था। बट लेटर पार्ट में ये इनको भी फेस करना पड़ा था प्रॉब्लम्स। वुमेन्स की जो मूवमेंट थी फॉर वोटिंग राइट्स एंड इक्वल वेजेस कंटिन्यू रहे, ठीक है, टू द नेक्स्ट 200 years in many countries of the world. The fight for vote was carried out through an international suffrage movement during the late 19th and early 20th centuries. और फॉर देयर वोटिंग राइट्स लेट 19th centuries तक भी उनको वोटिंग राइट नहीं मिला था, तो एक सफरेज मूवमेंट स्टार्ट की गई थी, ठीक है, इंटरनेशनल सफरेज मूवमेंट, और उसके थ्रू ही उनको वोटिंग राइट मिला था। द एग्जाम्पल ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविटीज ऑफ फ्रेंच वुमेन ड्यूरिंग द रेवोल्यूशनरी ईयर्स वर केप्ट अलाइव एज एन इंस्पायरिंग मेमोरी। और जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर वुमेन्स का पार्टिसिपेशन था उसको एज अ मेमोरी के तौर पे आगे की टाइम की जनरेशन की वुमेन्स एक इंस्पायरिंग स्टोरी की तरह लेती थी और अपने हक के लिए आवाज उठाती थी। फाइनली 1946 में वुमेन को फ्रांस के अंदर वोटिंग राइट मिला, ठीक है, 1946 में जाके। तो ये बात रही वुमेन्स का क्या रोल था। एक रेवोल्यूशनरी वुमेन थी जिनका नाम था ओलंपिए डे गोजिस, ठीक है, ये आप एक बार इसको रीड करना, इनकी बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी थी, ठीक है। अब स्लेवरी का एवोल्यूशन कैसे हुआ ये हम अपनी आगे समझते हैं। One of the most revolutionary social reforms of the Jacobin regime was the abolition of slavery in the French colonies. One of the important जो revolution का आउटकम निकल के आया वो था एबोलिशन ऑफ स्लेवरी, जो कि जैकोबिन क्लब ने काम किया था। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट समस्या थी उस टाइम की, कि मतलब लोग जो स्लेव्स होते थे तो उनका एबोलिशन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। द कॉलोनीज इन कैरिबियन, जिसका नाम था मार्टिनिक्यू, ठीक है, ग्वाडिलोप एंड सैंट डोमिंगो, ठीक है, वर इंपॉर्टेंट सप्लायर्स ऑफ कमोडिटीज सच एज टोबैको, इंडिगो, शुगर एंड कॉफी। ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी इन सप्लाईज ऑफ दीज कमोडिटीज। बट द रिलेक्टेंस ऑफ यूरोपियंस टू गो टू वर्क इन अ डिस्टेंट एंड अनफेमिलियर लैंड्स मेंट द शॉर्टेज ऑफ लेबर ऑन द प्लांटेशंस। बट इन सब की प्लांटेशन के लिए जो स्लेव्स जाते थे अब वो नहीं जा रहे थे, तो एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी। सो दिस वॉज मेड बाय ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड बिटवीन यूरोप, फ्रांस एंड द अमेरिकास। तो एक स्लेव ट्रेड स्टार्ट हुआ था, ठीक है, जो कि लोग वहां लेके जाते थे ये लोग, और वहां पे उनसे ये सब प्लांटेशन कराते थे। ये जो स्लेव ट्रेड था ये 17th सेंचुरी के अंदर, ठीक है, बिगिन हुआ। फ्रेंच मर्चेंट्स जो थे सेल करते थे फ्रॉम द पोर्ट्स ऑफ बॉडियक्स और नैंटेस टू द अफ्रीकन कोस्ट, वेयर दे बॉट स्लेव्स फ्रॉम लोकल chieftains, branded and shackled. The slaves were packed tightly into ships for the 3-month long voyages across the Atlantic to the Caribbean.
देयर दे वर सोल्ड टू प्लांटेशन ओनर्स। यानी कि क्या होता था, ये जो स्लेव्स थे इनको खरीदा जाता था फ्रॉम द अफ्रीकन कोस्ट, ठीक है, और उनको लेके जाता था कैरिबियन कंट्री जो कि है हमारे अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका के पास, वहां की कंट्रीज में जाके उनको बेच दिया जाता था प्लांटेशन वर्कर्स को, ठीक है, ताकि वो इन सब कामों में उन लोगों को यूज कर पाए। Their exploitation of slave labor made it possible to meet the growing demand in European markets for sugar, coffee and indigo। और जो ग्रोइंग डिमांड थी यूरोपियन मार्केट्स में फॉर द शुगर, इंडिगो, इसकी डिमांड को पूरा करने के लिए उन स्लेव्स को वहां पे लगाया जाता था और वो वहां पे काम करते थे जिससे प्रोडक्शन होती थी, और प्रोडक्शन जो है फुलफिल करती थी ये जो डिमांड होती थी यूरोप में। पोर्ट सिटीज लाइक बोर्डियोक्स एंड नैंटेस owed their economic prosperity to the flourishing slave trade। तो ये स्लेव ट्रेड थे, इससे यहाँ की इकोनॉमी काफी ज्यादा ग्रो भी हुई थी। Throughout the 18th century, there was little criticism of slavery in the France। बहुत ज्यादा लोगों ने क्रिटिसाइज किया ही नहीं स्लेवरी को, क्योंकि बहुत ज्यादा हार्श था और लोगों को, यूरोप में लोगों को इससे फायदा हो रहा था, इसलिए उन्होंने क्रिटिसाइज नहीं किया। The National Assembly held long debates about whether the rights of man should be extended to all French subjects, including those in the colonies, but it did not pass any law, fearing the opposition from the businessmen whose incomes depend on the slave trade। ठीक है, काफी ज्यादा असेंबली के अंदर डिस्कशन होती थी कि ये सबको हटाना चाहिए और इक्वालिटी का राइट सारे लोगों को मिलना चाहिए, इंक्लूडिंग दोज वर्किंग इन दीज कॉलोनीज। बट क्या होता था कि बिजनेसमैन जो पार्टिसिपेट करते थे इस असेंबली में, उनको नुकसान ना पहुंचे, क्योंकि उनका स्लिप ट्रेड से बहुत ज्यादा फायदा होता था, तो उनको नुकसान ना पहुंचे इसकी वजह से इसकी बात नहीं करते थे लोग, कोई लॉ पास नहीं करा इन्होंने। It was finally the convention on which 1794 legislated to free all slaves in the French overseas possessions। 1794 में एक कन्वेंशन साइन किया गया जिससे सारे जो स्लेव्स थे उनको रिहा कर दिया गया। This however turned out to be a short term measure। ये शॉर्ट टर्म मेजर था। 10 साल बाद नेपोलियन, जो कि नेपोलियन बोनापार्ट थे, उसने रीइंट्रोड्यूस किया स्लेवरी को, उसने इंट्रोड्यूस कर दिया स्लेवरी को वापस से, ठीक है। Plantation owners understood their freedom is as including the right to enslave African Negroes, ठीक है, in pursuit of their economic interests। Slavery was finally abolished in French colonies in 1848। और बहुत ज्यादा बाद में जाके 1848 में जाके जो है हमारी जो स्लेवरी है वो एंड हुई थी फ्रांस में। नेग्रोस जो होते हैं वो टर्म कहते हैं इंडिजिनियस पीपल, जो वहां के रहने वाले होते हैं अफ्रीकन साउथ ऑफ सहारा, ठीक है। ये डेरोगेटरी टर्म होती है, नॉट इन कॉमन यूज एनी लॉन्गर, पहले यूज होती थी निग्रोस की टर्म्स। द रिवोल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ। यहाँ पे लिखा है क्या पॉलिटिक्स चेंज कर सकती है लोगों को पहनने, कपड़े पहनने का तरीका, उनकी लैंग्वेज, उनके बोलने का तरीका, ठीक है, और द बुक्स दे रीड, या उनके जो बुक्स वो पढ़ते थे उनको। The years following 1789 in France saw many such changes in the lives of men, women, children। ठीक है, इन सालों में काफी सारे चेंजेस इन लोगों ने देखे, क्योंकि पहले जैकोबिन क्लब का फॉर्मेशन हुआ, पहले नेशनल असेंबली आई, फिर जैकोबिन क्लब का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है, वापस से डायरेक्टरी रूल आया, फिर हमारा नेपोलियन बोनापार्ट आया, तो काफी ज्यादा चेंजेस इन लोगों ने देखे। The revolutionary government took it upon themselves to pass laws that would translate the ideas of liberty, equality, ठीक है, into everyday practice। यानी रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट ने इसको अपना एक काम अपने ऊपर ले लिया कि हम ये पास करेंगे लॉ, जिससे हम ट्रांसलेट कर पाएंगे लिबर्टी को, इक्वालिटी को, ठीक है, इनटू द एवरीडे प्रैक्टिस। एक इंपॉर्टेंट लॉ दैट केम इनटू इफेक्ट सून आफ्टर द स्टॉर्मिंग ऑफ द बेस्टिले इन द समर ऑफ 1789 वाज द एबोलिशन ऑफ सेंसरशिप। जैसे ही बेस्टिले का फोर्ट को तोड़ा गया, पहला जो इंपॉर्टेंट लॉ लाया गया था वो लाया गया था सेंसरशिप खत्म करना, यानी जो मीडिया के ऊपर सेंसरशिप लगाई थी, रोक लगाई थी, उसको हटा देना। ओल्ड रिजीम के अंदर all the written materials and cultural activities, books, newspaper, plays could be published or performed only after they had been approved by the censors of the king। पहले के टाइम पे क्या होता था, कोई भी रिपोर्ट है, कोई भी चीज है, उसको जब भी अप्रूवल जब मिल जाता था किंग से, उसके बाद ही वो पब्लिश कर सकते थे, ठीक है, इसको कहते हैं सेंसरशिप। लेकिन इस डिक्लेरेशन के बाद राइट्स ऑफ मेंस एंड सिटीजंस प्रोक्लेम फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन टू बी अ नेचुरल राइट। ये उनका एक मूल अधिकार, नेचुरल राइट बन गया था। न्यूज़पेपर्स, पैम्पलेट्स, बुक्स एंड प्रिंटेड पिक्चर्स फ्लडेड द टाउन्स ऑफ फ्रांस। जैसे ही इन सेंसरशिप खत्म की गई, फ्रॉम वेयर दे ट्रेवल्ड रैपिडली टू द कंट्री साइड, और विलेजेस तक भी पहुंच गया। They all described and discussed the events that changes taking place in the France। Freedom of the press also meant that opposing views of events could be expressed। ठीक है, फ्रीडम ऑफ प्रेस का क्या मतलब है कि जो अपोजिशन की व्यूज हैं उनको भी इजीली लोग सुन पाए, उन लोगों को मिले, जो गवर्नमेंट को अपोज करते हैं उनके भी व्यूज को लोगों को तक पहुंचना चाहिए, ताकि वो समझ पाएंगे क्या सही है और क्या गलत। Each side sought to convince the others
of its position through the medium of print. Plays, songs, festive processions attracted large number of people. ठीक है, प्लेज जो है एक्टिव क्या कहते हैं पार्टिसिपेशन जो लोगों का होता था उसने बहुत ज्यादा अट्रैक्ट किया पीपल. दिस वाज वन वे दे कुड ग्रास्प एंड आइडेंटिफाई विद आइडियाज सच एज लिबर्टी और जस्टिस that political philosophers wrote about at length in texts which only a handful of educated people could read. काफी ज्यादा लोग नहीं पढ़ पाते थे इन प्रिंट मीडिया को, तो जो एजुकेटेड पर्सन थे वो ही पढ़ पाते थे. तो ये भी एक लिमिटेशन थी, बट ठीक है, लोगों तक पहुंच रही थी बात. मेन चीज ये थी. यहाँ पे पर्सन है मैरिड जो एड्रेस करने पीपल को. ठीक है, तो अब कंक्लूजन क्या निकलता है. ठीक है, कंक्लूजन क्या निकलता है. 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट जो है अपने आप को एम्परर घोषित कर लेता है, क्रोन कर लेता है एम्परर ऑफ फ्रांस. और वो कॉन्कर करता है नेबरिंग यूरोपियन कंट्रीज को, उनको डिस्पोजिशन उसकी डायनेस्टी करता है, किंगडम्स को क्रिएट करता है और प्लेस करता है मेंबर्स ऑफ हिज ओन फैमिली, और उन कंट्रीज में अपने खुद के लोगों को, अपने खुद की फैमिली के लोगों को प्लेस कर देता है. नेपोलियन सॉ हिज रोल एज अ मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप. वो अपने आप को समझता है कि मैं मॉडर्नाइजर हूँ यूरोप का और मैं यूरोप को मॉडर्नाइज करने आया हूँ. ही इंट्रोड्यूस्ड मेनी लॉज सच एज प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स, प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स, और मेजर्स प्रोवाइड करता है फॉर द डेसिमल सिस्टम. ये सारे मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स हैं. ठीक है, इनिशियली मैनी सॉ यूरो नेपोलियन एज अ लिबरेटर, यानी वो लिबरेशन प्रोवाइड कर रहा है लोगों को, क्या कहते हैं, लिबर्टी प्रोवाइड कर रहा है, who would bring freedom with the people. But soon नेपोलियन की आर्मीज ने व्यू किया एवरीवेयर एज एन इन्वेडिंग फोर्स. बट हर जगह घुस रही थी उनकी आर्मी नेपोलियन की, तो लोगों ने समझ गए कि ये कोई मॉडर्नाइजर या लिबरेटर नहीं है, ये एक इन्वेडर है जो इन्वेड करता है आर्मीज के थ्रू अपनी. ही फाइनली डिफीटेड एट द वाटरलू इन 1850, और वो 1815 की लड़ाई में वाटरलू, बैटल ऑफ वाटरलू में हार गया. और उसके काफी मेजर्स जो थे कैट गए थे, रेवोल्यूशनरी आइडियाज ऑफ लिबर्टी, मॉडर्न लॉज टू अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप. उसने इम्पैक्ट किया लोगों की लाइफ में. ठीक है, जब जब नेपोलियन ने छोड़ दिया अपना पोजीशन. तो ये जो आइडियाज है लिबर्टी के, डेमोक्रेटिक राइट्स हैं, वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेगेसी ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन. ये पूरे यूरोप के अंदर फैल गए बाद आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन. ये इसने स्प्रेड करा फ्रॉम फ्रांस टू द रेस्ट ऑफ द यूरोपियन ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी, वेयर फ्यूडल सिस्टम वाज मोर प्रेवलेंट. ठीक है, और वहां के इन फ्यूडल सिस्टम को भी अबॉलिश किया गया इन्हीं आइडियाज के थ्रू. Colonized peoples reworked the idea of freedom from bondage into their movements to create a sovereign nation state. टीपू सुल्तान, राजा राम मोहन रॉय, जो कि ये लिबर्टी के आइडियाज से, इन्होंने टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन रॉय जो कि इंडिया के अंदर थे उनको भी बहुत ज्यादा इंस्पायर किया. और इन्होंने रिस्पॉन्स किया टू द आइडियाज कमिंग फ्रॉम द रेवोल्यूशनरी फ्रांस. तो इसी तरीके से हमने जो है पूरा चैप्टर जो है कंप्लीट कर दिया है अपना फ्रेंच रेवोल्यूशन का. ठीक है, ये पार्ट सेकंड था, मैंने पार्ट वन ऑलरेडी बनाया था जिसके हमने बैक बैक की सारी चीजें जो हैं उसको डिस्कस किया था. तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, और इसी तरीके से हम और भी चैप्टर जो हैं डिस्कस करेंगे. सो वीडियो में रहने के लिए थैंक यू सो मच गाइस.